नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो ग्रुप ए का पेपर हुआ था वो मैंने पहले सोल्यूशन करवा दिया था। और आज जो ग्रुप बी का पेपर है ये पूरा पेपर अपना सोल्यूशन करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड का पेपर है ये, जो भी हुआ था 30 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन अपन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखने वाले हैं। अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे नए हो या पुराने, तो आप जितने भी पिछले पेपर हुए इन पेपरों को आप ज़रूर देखना, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न आया था इसमें वो क्या प्रश्न था। पूछा गया है कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। कौन सा मेला पूछा है? तिलवाड़ा का मेला। तो ये भरता है मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है, तो इसी स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि बीकानेर के निकट जो सम्राथल स्थल है, तो सम्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? क्या बनाया था? कर्म स्थल। तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था जाम्बू जी ने। ठीक है, किसने बनवाया था? जाम्बू जी ने। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है? तो मारू गुज्जर शैली का जो मंदिर है वो कौन सा था? समितेश्वर मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो यही मंदिर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कौन सी शैली में बना हुआ है? मारू शैली में। आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? कौन? निहाल चंद। तो निहाल चंद जो है ये हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। ठीक है, 1 नंबर। आगे देखिए 5वां प्रश्न पूछा था यहाँ पर कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत कब होती है? तो अंत होती है यहाँ पर गणगौर से। ठीक है, त्योहारों की अंत कब से होती है? गणगौर से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? कौन से राज्य का? सिरोही राज्य का। तो कब हुआ था ये? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कौन सा नृत्य पूछा है? गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य ये भीलों से संबंधित है। ठीक है, भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली? अहिरवाटी। तो राजस्थान की कौन क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। ठीक है, 4 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए संविधान से क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन होगा इसमें? इसमें हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके तहत जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसमें जाएगा राइट। तीसरा प्रश्न देखिए, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब आपातकाल लगा था उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर थे हरिदेव जोशी। 12 नंबर देखिए, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। तो क्या था खनगा एक प्रकार का? ये था सिर का पहनावा यानी पगड़ी। ठीक है, 4 नंबर इसमें हो जाएगा राइट। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें जो तीन कथन है, तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, ए और बी और सी तीनों ही यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो देखिए, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं और राज्य सरकार के द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। तो तीनों कथन तो यहाँ पर सही है, जबकि चौथा कथन जो है कि आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्य सचिव कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो यहाँ पर कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था? 29। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 29। आगे देखिए, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए, 1967 में हुआ था, 1977 में हुआ, 1980 और 1992, यानी पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था, तो कौन था वो? राम राज्य परिषद। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राम राज्य परिषद। चलिए 19 नंबर है, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा नीरज ढांगी को। किसको? नीरज ढांगी। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा किया? ग्रीन लंग्स। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, कितने? 13। इसके बाद देखिए 21 नंबर, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? किसके अनुसार? पंचायती राज विभाग के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगी 342। कितनी है? 342। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, तो इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य की वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया और इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपये है। यहाँ पर इसके अंदर 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, इसके अंदर 40,000 रुपये यहाँ पर इनकी राशि है। और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें कि एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, तो ये इसमें गलत है। इसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये इसमें गलत है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखिए, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो यहाँ पर आ जाएगा जेम एक्सीलेंस पुरस्कार, 1 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है? पहला कि
इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। इसमें प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया था और 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी। ठीक है, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है इसमें सही है। ठीक है, यहाँ पर जो गलत कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए थे, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो यहाँ पर जो कप्तान थी वो कौन थी? खुशी नागदा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। इसके बाद में देखिए 26 नंबर है, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ में पूरी की थी? तो वह कौन सी महिला थी? तो इसका राइट आंसर है शिवांगी सारला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम तारकांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? तो वहाँ पर जाएगा दिल्ली वॉरियर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो इसके अंदर मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी योजना सम्मिलित थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी सम्मिलित थी और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना भी इसमें शामिल थी। कौन सी नहीं थी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 29 नंबर में क्या पूछा है? गलत। सीमावर्ती सागर और महासागर, बेरिंग जो सागर है यह प्रशांत महासागर सही है, बाल्टिक अटलांटिक महासागर ये भी सही है और लाल हिंद महासागर ये भी सही है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ओकोटस्क, तो यह आ जाएगा प्रशांत महासागर में। यहाँ पर क्या दिया है? अटलांटिक महासागर, तो ये इसमें आ जाएगा गलत। यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? प्रशांत महासागर। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षितिज गति का अभाव रहता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। 1 नंबर इसमें होगा राइट। आगे देखिए 31 नंबर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर है, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार है? तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है देखिए, पहले जाएगा इसमें बांग्लादेश, फिर आएगा जापान, फिर आएगा इसमें मिस्र और फिर आएगा यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए 33 नंबर, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? जगजीत काजला। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? देखिए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगा धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। 35 नंबर है, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना और पंजारा। आगे देखिए, तेंदू, पलाश और बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तेंदू, पलाश, बेल और खेर तो ये आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। कौन से? शुष्क
पर्णपाती वन। इसके बाद देखिए 37 नंबर है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जाएगी केरल में। कहाँ पर है? केरल। इसके बाद देखिए 38 नंबर है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो केगा तो परमाणु संयंत्र शक्ति केंद्र है, यह जाएगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें जो काकरापार है इसमें यह जाएगा गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो इसमें जाएगा एक तो जाएगा USA, UAE और नीदरलैंड। ठीक है, इसमें जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए 40 नंबर है, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था थियोडोर लेविट ने। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कथन ए देखिए कि वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कथन बी है कि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल PM मिस्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राइट कौन सा है? इसमें पहला राइट है केवल। ठीक है, कथन ए सी इसमें राइट है। इसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 63वें स्थान पर। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन तो कौन सा जाएगा? पहला स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है? पहला। 44 नंबर है, अक्टाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ पर भारत का स्थान था 7वां। कौन सा था? 7वां। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां। तो ये 2002 में जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए 47 नंबर है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो यहाँ पर आ जाएगा जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर प्रश्न देखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो यहाँ पर 299 राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्ति की जानी थी? कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा 75 सदस्यों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो कौन सा संविधान है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है। इसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। इसके बाद देखिए 52 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) सही है। मंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 75(1) में सही है। व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है वो अनुच्छेद 75(2) में होगी। और यहाँ पर पूछा है किसी मंत्री को पद की शपथ, तो पद की शपथ अनुच्छेद 75 और यह जाएगा 4 में। ठीक है, 75 का 4 यहाँ पर दिया हुआ 5, जो कि ये इसमें गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में, 50 में सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, यह भी सही है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a), ये इसमें गलत है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में आ जाएगा। देखिए, प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है यह जाएगा अनुच्छेद 43 और ए। ठीक है, अनुच्छेद 43(a) में आ जाएगा, ये 42 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा, ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो कौन सा जाएगा, तीसरा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये होता 23 मार्च 1947 को। कब, 23 मार्च 1947। इसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राइट आ जाएगा 1943 में। ठीक है, 1943। 56 नंबर है, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था। तो सैमुअल पी हंटिंगटन, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न, सूची पी को सूची आर से मिलान करना है। देखिए AIADMK, तो ये 1972 आएगा। BJD इसमें जाएगा 1997, और INLD इसे 1999, और SP 1992। तो मिलाई कौन सा हो जाएगा इसमें, 2, 1, 3, 4, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये AITUC सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC, भारतीय जनता पार्टी वाला इसमें गलत है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC। देखिए HMS, इसकी फुल फॉर्म होती है गृह प्रबंधन सेवा, इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन गलत। ठीक है, इसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यह तथ्यों को जैसे हैं वैसे उसी तरह लेती है। तथ्यों को जैसे हैं वैसे कार्य करते हैं और उसी तरह लेती है, ये भी सही है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए, इसमें गलत है। और यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है, इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो पहला देखिए कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित है, ये इसमें गलत है। ये शिक्षण और अधिगम दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है, और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर शिक्षण के साथ में क्या आएगा, अधिगम। ठीक है, शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा
मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए 62 नंबर, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो यहाँ पर आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, 4 नंबर। 63 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रोनफेन-ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय, पड़ोस कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र। क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट। इसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। अगला देखिए 65 नंबर है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं कि अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। पूछा क्या है कि उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें तो चारों सही है, ठीक है, चारों इसमें सही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABCD। इसके बाद में देखिए 66 नंबर प्रश्न, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? तो पहला है कि अधिगम करता कि पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या और सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। तो इसमें भी सभी राइट है, ठीक है, ABCD, और राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 67 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। तो ये जो लक्षण है ये इसमें कार्डिनल कहलाता है, प्रधान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेप प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? चैतन्य अनुक्रिया, ठीक है, 1 नंबर, इसमें जाएगा पहला ऑप्शन। 69 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समायोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा? समायोजन। आगे देखिए 70 नंबर, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा यहाँ पर? अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, यानी दूसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, ठीक है, जबकि जो तरल बुद्धि है ये इसमें नहीं है, ये किसकी है? केटल में जाएगी, केटल। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर है, बाकर में हिंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या सम्मिलित है? इसमें 4 तो शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण, ठीक है, 4 हो जाएंगे शाब्दिक और 3 हो जाएगा अशाब्दिक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो भूख है, प्यास है, लैंगिक अंतर्नोद है, जिज्ञासा जो अंतर्नोद है ये इसमें जैविक प्रेरक नहीं है। इसके बाद देखिए 74 नंबर, मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आत्म सिद्धि,
ठीक है। 3 नंबर। 75 नंबर देखिए, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? स्तर। ठीक है, स्तर। 76 नंबर देखिए, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो यहाँ पर अनभिज्ञता इसमें लागू नहीं होती है। ठीक है, जल्दबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना और कुशल होने का जुनून, इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन। 77 नंबर प्रश्न है, लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की हैं, इस आधार पर अभिवृत्ति का यह घटक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भावात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर है, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतर्निर्भर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आ जाएगा धीमी गति कम अधिगम करता। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा CWG। 81 नंबर है, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। 82 नंबर प्रश्न है, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था कितना था? तो यहाँ पर आ जाएगा 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं कौन से? अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा यहाँ पर 12 कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ हैं, तो यहाँ पर अलसी का उत्पादक अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 हैं यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 84 नंबर, दिए गए कथनों पर यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिला में मिलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं और जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो क्या इसमें सही है? देखिए यहाँ पर जो ए और जो बी कथन है ये दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, ये सी इसमें गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक के अंदर हब माना जाता है? तो प्लास्टिक के अंदर हब कौन सा है यहाँ पर? जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराए और चांद खेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित हैं? तो ये झालावाड़ जिले में है। ठीक है, इसके बाद देखिए 87 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो था बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर का। ठीक है, 4 नंबर। इसके बाद में 88 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए भेड़ यहाँ पर नाली इसकी नस्ल है और गोवंश की हो जाएगी सांचौरी, भैंस की है सुरती और बकरी की जाएगी बरबरी। तो मिलाइए, इसका जो तीसरा ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रलिप्ति सभ्यताओं की जननी माना जाता है?
तो वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कौन से जिले में है? अब नीम का थाना में। ठीक है, कौन से जिले में? नीम का थाना, पहले थी सीकर में। अगला देखिए, गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए 91 नंबर है, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा बेराट। ठीक है, 2 नंबर। आगे देखिए 92 नंबर है, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो यहाँ पर आ जाएगा कक्कुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वह था, तो कौन सा था? यहाँ पर आ जाएगा अर्णोराज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 94 नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्य की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर पहले चित्तौड़, उसके बाद रणथंभौर, फिर जालौर, फिर सिवाना, सभी सही है क्रम, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए 95 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो यहाँ पर जाएगा कोटा और जयपुर, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपी को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो यहाँ पर कौन थे? कैप्टन CL सावर्स। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका था? तो ये रास बिहारी बोस का कथन था। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजा मंडली की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 99, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो यहाँ पर यासीन खान इनका मुख्य नेता था। और क्वेश्चन नंबर 100 है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वे थे सलादी तवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये पेपर था ग्रुप बी का। ठीक है, जो 30 जुलाई 2023 को पेपर आयोजित हुआ था, तो वही पेपर था ये। ठीक है, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये जो पिछले पेपर थे इनको आप जरूर देखिएगा। और पूरे पेपर में आपको यहाँ पर यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी आप करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।